अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त इस दफ़ा जो प्रोग्राम देखा, उसका फीडबैक दिया। एक बहुत बड़ा साइन जिसमें जिन क्लियर मेरे पीछे से गुजरा है, जो मुझसे मिस हो गया, तो आप लोगों ने बहुत सारे नीचे कमेंट्स लिखे, टाइम कोड बताया। जब मैंने जाके वहाँ पे देखा तो वाकई इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा साइन जो था मुझसे मिस हो गया। थैंक यू सो मच आप लोगों का। इंशाल्लाह पार्ट 2 में आप ये वाला साइन यहाँ पे जिन पीछे से गुजर रहा है ये देख सकेंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे साइन जो मुझसे मिस हुए आप लोगों ने मुझे बताए, वो आप पार्ट 2 में देख सकेंगे। सो आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे स्टोरीज भेजी हुई हैं, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं आपको एक याद आ गई मेरी एक अपनी ज़िंदगी की कहानी, राज से जुड़ी। जिन लोगों ने राज देखा हुआ है पुराना, तो उसके हवाले से कहानी है जो मैंने कहा मैं आज आपको सुनाऊं। नाम मुझे भूल रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश की। अभी जब मैंने रिकॉर्ड करने लगा तो मेरे जहन में आया कि यार आज मैं ये कहानी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक प्लान कर चुका था, जिसने मुझे स्टोरी भेजी हुई है वो मैं सुनाने जा रहा था। लेकिन जब ये कहानी आई, कुछ बातें ऐसी जहन में आ गई, मैंने कहा नहीं यही कहानी सुनाता हूँ। हमारे चीफ कैमरामैन आसिफ इकबाल और कैमरामैन उमर फारूक, फराज हमीद, ये इन सबसे, जावेद इकबाल, सबसे, तनवीर गिलानी, मैं नाम भूल जाऊंगा माजरत, जफ़र परी, सबसे मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था। सबसे दोस्ती, प्यार, रिश्ता दूर हैं, आज भी दिलों में प्यार वैसे का वैसे है। आसिफ इकबाल ने मुझे बताया कि सर एक ऐसी जगह ढूंढी है जो है तो जंगल में, वहाँ पे डाकुओं का ख़तरा है, लेकिन है बड़ी खौफनाक जगह, बड़ी बड़ी दुनिया वहाँ से डर के, ये करना है प्रोग्राम। मैं कहा आसिफ इकबाल और क्या चाहिए, जगह तो आपको पता है, मुझे कोई कहे कि मोस्ट हॉन्टेड जगह मिली है, मैं तो खुश हो जाता हूँ कि भागो प्रोग्राम करेंगे, मज़ा आएगा। हुआ कुछ अरसा पहले ही, मैंने एक ऑफ कैमरा में आपको सुनाया भी है कि एक जंगल में, ऑफ कैमरा में ही किसी में मौजूद है, वो एक डाकुओं का सरदार था जो हमें जंगल में लेके गया था, जिसने चुड़ैल देखी थी और वो खुद डरा था। दिन की रोशनी में उसने वहाँ पे चुड़ैल जो देखी, उसकी पूरी कहानी मैंने आपको एक सुनाई हुई ऑफ कैमरा में मौजूद है। तो वो हमें आगे लेके गया था, रात को उसने हमें वेलकम किया था, पुलिस के डाले हमारे आगे पीछे थे। वो बहुत से लोगों को याद आ गया होगी, मैंने ऑफ कैमरा में सुनाई हुई है। अजीज़ा जरवार उस डाकू का नाम था। तो उस, क्योंकि एक प्रोग्राम में कर चुका था, डाकू हमें लेके गया था आगे और सारे प्रोग्राम करा के वापस भी छोड़ के गया था, तो एक इतना आइडिया हो गया था कि अगर डाकू आ गए तो क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि उससे पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक खौफ उस वक्त भी था कि जंगल में तो जा रहे हैं यार, अब तो कोई मतलब हेल्प करने वाला भी नहीं है, कोई पुलिस भी साथ नहीं है, और क्या करें, प्रोग्राम करें या ना करें। तो फैसला किया यार अल्लाह माले के देखा जाएगा, इनाद से नहीं डरते तो खैर है, डाकू यही है, चुप के ले जाएंगे, यही है, देखा जाएगा। गाड़ियों में बैठे चल पड़े। अब हम उस सफ़र की तरफ रवां दवां हैं, रात का टाइम है, मगरिब के टाइम पे हम निकले अपने ऑफिस से। कोई 2-2.5 घंटे का रास्ता था वहाँ पे मुल्तान से। अच्छा, हम जब बैठते थे गाड़ी में तो शरारतें शुरू हो जाती थी, शरारतें शुरू। आसिफ इकबाल बैठा और शरारत ना हो, उमर और फराज बैठे हो शरारत ना हो, तो कभी ये बात सुना, कभी वो सुना, उसको तंग कर, उसको तंग कर, ऐसे गप्पें चल रही हैं और अंधेरा होता जा रहा है। गाड़ी अपने सफ़र पर रवां दवां है। याकूब साहब थे मेरे ख्याल में, ड्राइवर तो थे उस वक्त, गाड़ी चला रहे थे, रिटायर्ड फौजी थे। शहर छोड़ के जब हम वीराने में पहुंचे तो बातें कर कर के इंसान गाड़ी में थक जाता है, और वही हुआ कि वो सारे आस्ता आस्ता खामोश हो गए, शरारतें भी कम हो गई, क्योंकि घंटे के बाद आप कुछ देर का रेस्ट भी लेते हैं। तो अब जब खामोशी हुई तो अब सबके माइंड में सोच क्या आई है कि खौफ क्या आया, डर क्या आया। एक जंगल में जा रहे हैं और उस जंगल में बहुत ज़्यादा डाकुओं का ख़तरा होता है। गाड़ी सफ़र पे रवां दवां है, तो आसिफ इकबाल पीछे बैठा हुआ, मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठता था ड्राइवर के साथ ही। उसके रीज़न ये सारे सो जाते थे, एंड पे भी मैं सोता नहीं था, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी इन सबको खैरियत से लेके जाना और खैरियत से वापस ऑफिस लेके आना। मैं इनका बॉस भी था, हेड ऑफ प्रोडक्शन भी था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसलिए मैं आगे भी इसलिए बैठता था कि यार इनमें से अगर कोई सो गया तो आगे फ्रंट सीट पर कोई अगर बैठ के सो जाए तो ड्राइवर को भी नींद आ सकती है। तो ड्राइवर कहता था कि सर आप साथ बैठे हैं, आप जागते रहते हैं, बाकी सो जाते हैं। मैंने आसिफ इकबाल को पीछे आवाज़ दी, आसिफ साहब। तो दूसरी आवाज़ पे आवाज़ आई, जी सर। मैंने कहा कहाँ सोचो में गुम है। तो मुझे लगा कि जो दूसरी दफ़ा उन्होंने यस सर कहा, वो पहली पे नहीं कहा, कहीं वो सोचो में गुम है। मैंने कहा क्या हुआ। कहते हैं नहीं। मैं कहा फिर भी। कहते ये सोच रहा था जी इधर जा रहे हैं। मैंने कहा यार जिस बंदे ने बताया उससे कोई ज़रा हाय हेलो ही कर लो, ज़रा पूछ तो लो क्या है, लोकेशन भी एग्जैक्ट पता लग जाएगी कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं। तो उसने कॉल मिलाई। जब कॉल मिलाई, उस बंदे से बात की, तो उस बंदे ने जो पहली बात वो बताई कि जब उसको बताया कि यार हम वहाँ जा रहे हैं, ज़रा रास्ता समझा रहा हूँ, वो कह रहा है अल्लाह के बंदे कल भी वहाँ पे डकैती हुई है, आप लोग उधर जा रहे हो, कल अभी ताज़ा वहाँ पे डकैती हुई है, आप ना जाओ।
जब उसने ये बात कि कल वहाँ इतने बजे ताज़ा डकैती हुई और ना जाओ, आसिफ ने उसके बाद क्या बातें की, उसके क्या बातें नहीं की वो तो छोड़ दें। यकीन मानिए मेरे समेत जितने भी गाड़ी में थे सब यही सोच रहे थे आज फिर डकैती होगी, क्योंकि उस बंदे ने आगे से ये भी फिक्रा कह दिया था वहाँ पे तो आए रोज़ डकैतियाँ होती रहती हैं, बाज़ू का तो डेली होती हैं और बाज़ू का कुछ दिन छोड़ देते हैं, हो सकता है आज भी डकैती हो जाए। अब फ़ोन बंद हो चुका है, गाड़ी के अंदर खामोशी है, जितने लोग भी मौजूद हैं ड्राइवर समेत सारे ये सोच रहे हैं कि आज फिर डकैती तो नहीं होगी। जिनात अपनी जगह पे, इन्वेस्टिगेशन अभी अपनी जगह पे, आज डकैती तो नहीं होगी। यकूब साहब की मुझे आवाज़ हुई, मदर साहब छड्डो की होया, हो गई तो हो गई डकैती, ना हुई तो ना हुई, छड्डो परेशान ना हो। वो एक दिल उन्होंने बंधवाया। मैं कहा यार बात तो सही है, वो नहीं होगी हो जाएगी, डर किस चीज़ का, छोड़ें यार नॉर्मल हो जाएं सारे। अब सारे कहा हाँ ठीक है, सारा हम किधर परेशान है, लेकिन अंदर से सारे डरे हुए थे। एक और हमारे कुछ दोस्त थे, उनको भी हमने साथ इनवाइट किया हुआ था। वो प्रोग्राम अभी मैं जब बोलूँगा बहुत सारे लोगों को याद आ जाएगा। वो एक दूसरी गाड़ी पे आ रहे थे, तो उनका एक जगह पे हमने वेट किया, वो वहाँ पे पहुँच गए, तो हम 2 गाड़ियों में साथ चले। अच्छा, जब उनको वो सारी सूरत हाल पता लगी तो उन्होंने फैसला किया कि सर क्या ऐसा हो सकता है हम अपनी गाड़ी कहीं खड़ी कर दें, इसी गाड़ी जो ऑफिस की है कैरी डब्बा था इसी में चलते हैं। अल्लाह ना करेगा डकैती होगी तो यार 2-2 गाड़ियाँ जाएंगी, ये तो कम से कम एक गाड़ी चलती है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, काम करो ऑफिस की गाड़ी है इसी में चलते हैं, वो आप गाड़ी खड़ी करो। तो उसमें 2-3 जो लोग थे वो हमारे साथ जैसे कैसे शिफ्ट हो गए। उसमें एक नाम मुझे भूल रहे हैं, अदनान लड़का था जो मुल्तान का था, वो हमारे साथ आया था। और वो जो 2 आते वो भाई थे, एक उनका कज़न साथ था। जो एक भाई था वो उनके साथ मैं एक चुड़ैल वाला प्रोग्राम भी किया था, उसमें भी वो मेरे साथ गया था। और ये दूसरा प्रोग्राम था, वो मेरे ख्याल में उसका नाम नासिर था या मुझे सही याद नहीं है, नासिर ही फ़र्ज़ी रख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है। तो नासिर और उसका एक छोटा भाई भी था, उनका एक दोस्त भी था, 3 वो लोग थे। अब उनको जब हमने बात सुनाई, वो गाड़ी में कह रहे हैं यार हमने गाड़ी तो ठीक है अपनी खड़ी कर दी है, लेकिन फिर भी खौफ तो है, अगर डाकू आ गए तो क्या करेंगे। जिस बंदे ने हमें बताया था उसने कहा था जी ऐसे एक नहर आएगी, नहर को आप क्रॉस करेंगे तो इस तरह आप जाएंगे, इतने किलोमीटर पे जाएंगे। तो वो उसने एक सारा नक्शा बना दिया था, इस तरह पहुंचेंगे तो आप बिल्डिंग्स आपके सामने आ जाएगी। लेकिन उसने कहा यार कोशिश करना ना जाओ वहाँ पे। हमने कहा क्यों? उसने कहा डाकुओं का खैर अपनी जगह पे तो डर है ही है खैर, लेकिन वो जगह भी बहुत भारी है, आप लोगों सबकी जान भी जा सकती है। तो आसिफ इकबाल ने इसको मजाक में, हमारे साथ अपना जिन भी है, तो मेरी तरफ देख के और सारे हंस पड़े, हमारी तरफ अपना जिन भी है, हमारी जान नहीं जाती। हम नहर के किनारे पहुंच गए, एक रात का टाइम है, खामोशी है, नहर के इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं और वहीं से हमें लग रहा है कोई ये जंगल है, जंगल नहीं था। अब हमारे जहन में बात क्या चल रही है कि किसी लम्हे कहीं से भी एक गन लिया हुआ डाकू सामने आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा गाड़ी रोको, और अगर हमने ना रोकी तो वो ब्रस्ट खोल देगा। जो लोग ऐसे कभी रात को ऐसी जगहों पर ट्रैवल करते हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कितना खौफ होता है। उस वक्त हमारे अंदर भी ये खौफ चाह रहा था, या अल्लाह डाकुओं से बचाई, अंदर ही अंदर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह डाकुओं से बचाएं, या अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में डाकुओं से बचाएं। और अल्लाह ताला ने शायद हम उस दिन हमें डाकुओं से बचाना था, हम डाकुओं से बच गए। नहर क्रॉस की, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। अब डाकुओं का काम खौफ हो चुका है, अब उस बिल्डिंग का खौफ, उस जगह का खौफ दिमागों पे सवार हो रहा है मेरे समेत सबके, जहाँ पे आज हमने प्रोग्राम करना है। तो पीछे से कैमरामैन बोला सर डाकुओं का खौफ तो है, हम भी बैठे सोच रहे थे, लेकिन जिस जगह जा रहे हैं कोई कम तो वो भी नहीं है। वो बंदा बार बार अभी कह रहा था, स्पीकर आन था मोबाइल का, कि यार बंदे मर चुके हैं काफ़ी, तुम लोग किधर जा रहे हो, पागल हो, वो भी रात के इस टाइम। तो सर वापस चलते हैं। मैंने कहा यार वापस तो ज़िंदगी में मैं कभी गया नहीं हूँ। वो नहर का इतना एरिया जो ख़तरनाक था डाकुओं का, वो हम गुजार आए हैं, रास्ते में हमें डाकू नहीं मिले, वो हम ख़तरे से निकल आए हैं। तो आगे अब जिस जगह पे हमने जाना है उसके करीब पहुंच के मैं कहूँ वापस चलें, इसलिए कि जान जा सकती है। कितने प्रोग्राम थे जहाँ पे हमारी जान जा सकती थी, हम तो फिर भी करके गए हैं। जब उस बिल्डिंग के हम करीब पहुँचे और गाड़ी याकूब साहब ने वहाँ पे जाके पार्क की, यकीन मानिए उस बिल्डिंग को जो खंडर थी एक, पहली निगाह में मैंने जैसे ही देखा तो मुझे लगा वो बिल्डिंग नहीं है, वो एक ऐसा मौत का घर है जहाँ पे जिन नहीं, एक बहुत बड़ी जिन्नात की फ़ौज है जो इस वक्त छातियाँ मार रही है और हम सबको देख रही है, और वो सामने कहीं खड़े हुए हैं। मेरे इस वक्त भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो मंजर को आज भी मुझे याद है। वो मेरे गेस्ट जो बड़े ब्रेव थे, वो अदनान जो लड़का था मुल्तान का, बड़ा ब्रेव था, और
वो डरता नहीं था, खाती पीती फैमिली के साथ शहजादा बंदा था, लेकिन मुझे देख के कहता है नहीं जगह नहीं अच्छी। मैं कहा क्या हुआ? कहते नहीं जैसी सोची थी उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मैंने कहा यार आप तो बहुत ब्रेव हो। कहते नहीं दिल नहीं मान रहा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। ये अब आप एक फेवर दे सकता हूँ मैं आपको, आप गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन प्रोग्राम मैं करूँगा। अगर आप ये कहो मैं वापस जाऊँ, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। प्रोग्राम मैंने करना है, मेरे इस हफ्ते को चलाने के लिए प्रोग्राम नहीं है। अब मैंने देखा मुझे छोड़ के, एक दो याकूब साहब को छोड़ के, आसिफ इकबाल को भी छोड़ के, सबकी हालत बहुत पतली हो चुकी है, सब घबरा चुके कि नहीं जगह नहीं ठीक, वापस चलें। वो जगह क्या थी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक सामने एक बिल्डिंग थी, जैसे सरकारी क्वार्टर होते हैं, थे तो उतने लंबे, जैसे कि उनके अंदर बीच में यूँ समझिए कोई 4-5 बीच में कमरे होंगे बड़े बड़े, लेकिन वो सरकारी बिल्डिंग नहीं थी। जैसे पुराना रेस्ट हाउस होता है वैसे पुराना रेस्ट हाउस था। रेस्ट हाउस से मुझे एक और भी रेस्ट हाउस की कहानी याद आ गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको सुनाऊंगा। यहाँ पे चुड़ैल देखी थी हम लोगों ने। तो वो जो रेस्ट हाउस था वो पुराना रेस्ट हाउस था, लेकिन वो अब खंडर बन चुका था। अंदर इतना अंधेरा घुप था, यकीन मानिए ऐसा लगता था कि यहाँ पे शायद कभी लाइट थी नहीं, ऐसा अजीबो गरीब अंधेरा। और उस वक्त खामोशी उस जगह पे ऐसी थी कि झींगर तक नहीं बोल रहा था, कहीं पे मेंढक तक की आवाज़ नहीं थी। ऐसे था जिसको उर्दू में एक लाइन बोली जाती है, हू का आलम था। और वो जो सामने वो एक बड़ी रेस्ट हाउस की बिल्डिंग थी, आगे भी गैप दे के 4-5 कमरे थे जो टूटे फूटे थे, लेकिन वो कंप्लीट बिल्डिंग थी रेस्ट हाउस की। उसको देख के तो ऐसे लगता था कि यकीन मानिए अभी कोई जिन्नात निकलेंगे और हम पे हमला कर देंगे, इतनी वो खौफनाक थी। हमने अपने माइक शाइक कैमरे निकाले, तैयारी करनी शुरू कर दी। अब सारे घबरा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अदनान को मैंने कहा आप गाड़ी में बैठ जाओ। नासिर कहता है सर मैं चलूँ? मैं कहा देख लो यार, आपका भाई और आपका कज़न भी है, आप चलना चाहते हो मोस्ट वेलकम, आ जाओ, और मेरी तरफ से परमिशन है। उसने कहा सर मैं चलता हूँ। मैं कहा ठीक है आ जाओ। हमने कैमरे शैमरे लगाए और मैंने ओपनिंग की प्रोग्राम की जिस तरह मैं करता था। तो साथ ही नासिर की मुझे आवाज़ है कि नहीं सर दिल नहीं मान रहा। मैं कहा क्या हुआ है? कहता वो सामने कुछ देखा है। मैं कहा क्या देखा है? अभी मैंने उस तरफ नहीं देखा था ना, मुझे पता था। कहता है उस साइड पे मैंने देखा है जैसे कोई एक शेडो होता है, ऐसे ब्लैक सा शेडो है, लेकिन ऊपर जैसे धार नहीं होता, ऐसे धार टाइप नहीं था उसका, ऐसे था। इंसान भी नहीं था, लेकिन बहुत डार्क था। शेडो होता है मतलब करीब जाके देखने से नजर आता है, ये करीब नहीं दूर से भी क्लियर नजर आ रहा था। ब्लैक सा कोई ऐसे है, ऊपर सर नहीं, और चल के अंदर चला गया है। मैंने कहा आपका वहम होगा। कहता है नहीं, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मैंने उसको देखा है, वहम नहीं है। मैं कहूँ कि अल्लाह मालिक देखते हैं। उमर फिर डर गया, कहता है सर वापस चले आओ। मैं कहूँ उमर कुछ नहीं होता। मैंने प्रोग्राम की ओपनिंग की, कैमरामैन आसिफ और उमर दोनों मेरे साथ थे, फराज भी हमारे साथ था। अल्टरनेट के तौर पे रखा हुआ था कि अगर अल्लाह ना करे किसी एक कैमरामैन का मसला हो जाए तो दूसरा ऑपरेट करेगा। बाज़ को हम 3 लोग भी जाते थे। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जब हम अंदर की तरफ जा रहे थे, यकीन मानिए उस बिल्डिंग के करीब पहुंच के मुझे लगा मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई है, इतनी तेज़ हो गई है, मेरे पूरे बाल खड़े हो गए। मैंने कहा अपनी टीम को बता दिया, ये सारे डर जाएंगे, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था ये जगह वाकई जिसने भी हमें भेजा है, सही कह के भेजा है, इंतहाई खौफनाक है और बहुत ज़्यादा भारी है। इस पे इतनी ज़्यादा अंदर चीज़ें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा पहले एक राउंड लगा लेते हैं। हमने उस बिल्डिंग के अंदर गए और जब मैं अंदर चल रहा था, बहुत तरह साइन मिल रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, चीज़ें महसूस हो रही। जिन्नात एकदम सामने नहीं आते। अगर आप ये कहें ना जिन्नात उठा के मार देते हैं एकदम सामने, तो नहीं, जिन्नात आवाज़ें पैदा करते हैं। आप बड़े बड़े इंटरनेशनल घोस्ट हंटर के भी प्रोग्राम देखेंगे, उसमें साइन इस तरह की आवाज़ों की सूरत में जिन्नात देते हैं, एकदम सामने नहीं आते। ये ट्रेंड जो पाकिस्तान में शुरू हुआ है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा ही जिन्नात के साइन मिल जाते हैं, दुनिया को नहीं मिलते। ये बेवकूफ़ी है। ये इन्होंने ट्रेंड ही चेंज कर दी है, इंटरटेनमेंट बना दी है। घोस्ट हंटिंग नहीं रही है, इंटरटेनमेंट है। मैंने उस बिल्डिंग का चक्कर लगाया और उमर को लेके जब हम आगे की तरफ, तो एकदम से पीछे से हमें याकूब साहब की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। हम लोग भाग के पहुँचे, क्या हुआ? उन्होंने कहा अदनान डर गया है। मैंने कहा अदनान क्या हुआ है? कहता है मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे साथ लेके चलो। मैं कहा यार हमने तो आपको पहले कहा था आप गाड़ी में बैठने के बजाय अंदर चलो, याकूब साहब तो आपके साथ बैठे हैं। कहते नहीं मुझे अंदर लेके चलो। अदनान बहुत ज़रा कांप रहा था। अदनान को हमने साथ लिया। अदनान को साथ लेके दूसरी बिल्डिंग की तरफ हम जा रहे थे। वो बड़ी बिल्डिंग अब दिखा रहे थे, वो जो 3-4 कमरे बने हुए थे उसकी तरफ हम जा रहे थे। अभी हम एक दरख्त के नीचे से गुजरे हैं तो एकदम से अदनान मेरे पीछे था। मुझे उसकी चीख की आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा तो उसका चेहरा और उसके कपड़े खून में भर चुके थे। उसकी एकदम से आवाज़ आई है,
सर मुझे देखें, और वो कांप रहा था। मैंने मुड़ के देखा तो उसकी बॉडी पे और उसके फेस पे खून था, ब्लड था। मैंने कहा क्या हुआ? मुझे लगा उसको कोई चोट लगी है या क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता ऊपर दरख्त से ये खून आया है। तो मैंने एकदम ऊपर दरख्त पे देखा तो उस लम्हे शायद एक कतरा मेरे ऊपर भी गिरा उसी जगह, क्योंकि मैं भाग के उसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे नजर आया था, एक कतरा मेरे ऊपर भी गिरा। मैं कहा यस, यहाँ से आया। वो मुझे भी उस वक्त नज़र आ गया कैमरे में कि आपके ऊपर भी है। तो हम जल्दी से साइड पे आ गए। अदनान कांपना शुरू हो गया। मुझे अंदर अंदाजा हो गया कि ये बहुत डर चुका है। उसने मतलब मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और उसका हाथ कांप रहा था। वो बहुत खौफजदा हो गया था। अब डर ये होता है कि एक इंसान जो बज़ाहिर बहादुर नज़र आ रहा है, अंदर का नहीं पता होता। ऐसी जगह पे पहुंच के पता लगता है कि वो बहादुर तो था, लेकिन आज इंतहा का बहादुर हो गया कि मरने लगा है। इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, अदनान हमारे साथ है। तो मैंने जो चीज़ वहाँ पे खड़ी हुई देखी थी, जो वो रेस्ट हाउस था, जो वो बहुत ही खंडर का समा पेश कर रहा था, उस जगह पे मैंने छोटे बच्चे जिस तरह बोने नहीं होते इस तरह लाइन में जाते हुए देखे। वो देख हमारी तरह रह रहे थे, लेकिन लाइन टाइप बनाई हुई थी, आगे पीछे थे, और वो एक जगह से निकले और दरख्त की साइड पे चले गए। ये मंजर जब मैंने देखा, शायद मैंने प्रोग्राम में ये बोला भी है। उसी वक्त नासिर जो था, जो शुरू में जाना चाह रहा था और उसने कहा कि नहीं मैं, बाद में उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। उसने कहा जी मैं भी अब जाऊंगा, मेरा दिल पीछे घबरा गया, मैं पीछे नहीं बैठूंगा। उसका कज़न और उसका एक जो दोस्त था, 3 लोग ये और एक याकूब साहब पीछे रह गए थे। तो उनमें से नासिर भी हमारे साथ आ गया कि नहीं भाई मुझे साथ लेके जाओ। अब पहले अदनान हमारे साथ था, अब मेरे साथ नासिर भी आ गया। हम 3 लोग आगे और 2 कैमरामैन पीछे, फराज भी पीछे बैठा हुआ था। नासिर, मैंने कहा क्या हुआ है? नासिर, अदनान से भी उसकी बुरी हालत थी, उसका चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। कह रहा है वहाँ पे कोई खातून खड़ी है। मैंने कहा किस जगह पे? कह रहा है वो सामने जो खंडर है ना, वहाँ पे मैंने औरत देखी है। ओके, मैं कहा चलो उधर ही चलते हैं। हम उसकी तरफ जाने लगे हैं तो झलक जिस चीज़ की मैंने भी देखी थी, और आसिफ इकबाल ने मेरी तरफ इशारा भी किया था कि यस, मैंने कहा ऐसे, उसने कहा ऐसे। वो ये था कि उस खंडर को, वो जो बिल्डिंग बनी हुई थी, जब हमने उसकी तरफ मैंने पहले देखा था, वो ये था कि वो मुझे झटका लगा था। वहाँ पे वाकई एक औरतनुमा, औरत नहीं थी, औरतनुमा जिस तरह लगता था कि उसके बाल जिस तरह खुले हुए थे, आगे की तरफ नहीं थे, यूँ साइडों पे थे, चेहरा सामने था और यूँ साइडों पे उसके बाल खुले हुए थे। हाइट उसकी छत तक थी। जो वो बिल्डिंग थी बाहर खड़ी थी, उसकी छत तक उसकी बिल्डिंग थी, बाहर दरवाजे में खड़ी थी, और जो बाल थे उसके ऊपर से ज़मीन तक नज़र आ रहे थे। ये वाला जो हिस्सा था ये नज़र ही नहीं आ रहा था, जैसे ऐसे खाली नहीं होता, ये वाला हिस्सा खाली था, कुछ भी नहीं था, फेस था ही नहीं, लेकिन सर था जिससे ये बाल लगे हुए थे और बाल नीचे ज़मीन तक आ रहे थे और उसकी हार्ट ऊंची थी। जिस वक्त ये मैंने देखा तो एकदम मुझे झटका लगा और मैंने कहा, मैंने उसी वक्त आसिफ इकबाल की तरफ देखा जो मुझे इशारा कर रहा था। उसने कहा ये चीज़ है। मैं कहा क्या देखा है? उसने कहा ये देखा है। अभी हमारा कहना ही था कि उमर जो हमारे साथ कैमरामैन था वो कांपना शुरू हो गया। कह रहा सर वो देखें उधर वो कौन खड़ा हुआ है। अभी हम लोग देखने ही जा रहे थे जहाँ पे उमर कह रहा था, क्योंकि हमारी तवज्जो उस तरफ थी जहाँ पे ये वाला हमने सीन देखा था। उमर कह रहा है वो देखो, हमने उस साइड पे देखा, हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन उमर कह रहा है कस्में उठा के वो देखे सर इधर इस तरह की चीज़ खड़ी हुई है, ऐसे ऐसे, मैं बता नहीं सकता, मुझे डर लग रहा है सर, मुझे बाहर निकाला। मैंने कहा उमर रिलैक्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं एडिटिंग में काटता था। उसकी रीज़न ये है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे कैमरामैन जो होते हैं ना, उनके वालिदैन भी देख रहे होते हैं, उनकी फीलिंग, उनका डरना, इतना डरना अगर नज़र आ जाए घर वाले कहें छोड़ दें ये जॉब, हमें नहीं चाहिए इस तरह की जॉब। तो उसने जिस वक्त इशारा किया हमें कुछ नहीं नजर आया, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो गई। मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि प्रोग्राम आधा तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब हर तरफ ये इस तरह सामने आ रहे हैं कि अब अटैक हो सकता है। मैंने आसिफ को इशारा किया, मैं अलर्ट हो जाओ, ये किसी वक्त भी अटैक कर देंगे, क्योंकि मैंने उस खातून को देख लिया, आसिफ ने भी सेम उसी वक्त देख लिया, उमर ने और बाकियों ने, हमने जब इशारा किया था उमर ने भी उस तरफ देखा था, उसको नहीं नजर आया, अदनान ने भी देखा, उसको नजर नहीं आया, नासिर भी था, उसको भी नहीं नजर आया। ये जो सीन था वो औरत खड़ी थी, मुझे और आसिफ को नजर आया, बाकी में से पूछा किसी को नजर आया, उन्होंने कहा नहीं। उसी लम्हे उमर ने जो चीज़ देखी वो इस तरफ थी और हमें नजर नहीं आई, वो सिर्फ उमर को नजर आई। मैं इतना समझ गया, मुझे अंदाजा हो गया कि जो चीज़ भी है वो अटैक मारने वाली है, किसी लम्हे भी हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। मैंने आसिफ इकबाल को क्या करें, उसने कहा जल्दी से निकलें, इशारा मुझे किया कि बस निकलें। मैंने ड्यूरेशन देखी, फिर मैं पूछता होता हूँ क्या ड्यूरेशन हुई है, तो उन्होंने कहा इतनी ड्यूरेशन हुई है। मैं कहा नहीं, ये तो आधा प्रोग्राम निकला, अभी तो प्रॉपर प्रोग्राम नहीं हुआ, इसमें लूज पोर्शन भी जाते ही साइन नहीं मिलते होते, साइन काफ़ी देर बाद मिलते होते हैं, एडिटिंग करके लूज पोर्शन हम निकाल देते होते हैं। मैंने कहा उमर क्या देखा है? उमर ने एक्सप्लेन किया कि जो मैंने इधर चीज़ देखी है वो कोई जानवर नुमा है, यानी कि जिस तरह एक बच्चा वो क्रॉलिंग करता है, नीचे चलता है, यानी घुटनों पे और बाजू पे, इस तरह का था, लेकिन बहुत ऊंचा था और एक ढांचा नुमा सा था।
चेहरा जो उसका था वो मुकम्मल था, पीछे हड्डियां थी, मतलब पीछे जिस्म नहीं था, पीछे सिर्फ हड्डियां थी। उसके ऊपर अगर जिस्म था तो बिल्कुल चिपका हुआ सा था कि हड्डियों का जिस तरह ढांचा कहते हैं, टोटली ढांचा नहीं, हड्डियों का ढांचा, जिस तरह इंसान सूख के बन जाता है इस तरह हड्डियों का ढांचा था। और मुंह जो था उसका वो एक जानवर के जैसा था और अजीबो गरीब और बहुत ही भयानक उसका मुंह था, इंसानों की तरह नहीं था। उसने कहा वो मैंने चलता हुआ देखा है। मैंने कहा यार तुम्हारा वहम होगा, तुम खौफजदा। उसने कहा सर नहीं, मैंने क्लियर देखा है। एक दफ़ा पहले मुझे नज़र आया, मैंने कहा शायद वहम है। दूसरी दफ़ा जब मुझे दोबारा नज़र आया मैंने कहा 100% ये है। अब एक रात का मंजर है, हम सारे जंगल में, ये तो खौफ ख़त्म हो गया कि कोई डाकू है, लेकिन अब खौफ क्या है, नासिर डर के किसी चीज़ को देख चुका है वहाँ पे खड़े हुए जिसका ऊपर सर नहीं है। मैंने और आसिफ इकबाल ने जिसका देखा है वो एक हाइट औरत की तरह है, बाल हैं और हाइट छत जितनी है, लेकिन मुंह अंदर से नहीं है। और उमर जिसको देख रहा है वो एक है इंसान, लेकिन जानवर की तरह कॉलर कर रहा है और वो उसका मुंह सिर्फ है, बाकी हड्डियों का ढांचा है वो। अब हम घबराए हुए हैं। कैमरामैन याकूब साहब को छोड़ के, मैंने कहा ना बहादुर बंदा था, सारे जो थे वो हमारे साथ आ गए हैं। मैंने कहा यार फिर एक काम करो, कैमरे के सामने सारे एक वो हो जाएगा कि वो कहेंगे कि ये कैसी वो है, मतलब उसके सिर्फ कज़न जो थे, वो एक कज़न और उसका दोस्त वो पीछे रह गए, कैमरामैन भी आ गया फराज। मैंने कहा फिर पीछे रहो, एक काम करो, वो सारे डर जाएंगे कि यार सारे इधर चले गए हैं हमें छोड़ के, तो तुम पीछे जाओ। उसने कहा सर जो हालात है ना, यकीन मानिए 2 दफ़ा बैठे हुए गाड़ी को किसने हिलाया। तो मैंने कहा यार वो भी तो बैठे हुए। उन्होंने कहा सर मुझे उनका नहीं पता, कस्में उठाएं कहें 2 दफ़ा गाड़ी ने इतना ज़ोर से झटका मारा है कि यकूब साहब भी बाहर निकल के खड़े हो गए हैं, देखना शुरू हो गए हैं क्या है। हमें मुतमईन कह रहे हैं कुछ नहीं, जबकि वो भी डरे हुए हैं। अब मेरे ऊपर था कि मैं फ़ैसला करूँ कि प्रोग्राम को वाइंड अप कर दूँ या प्रोग्राम को जारी रखूं, क्योंकि वो भी डर गए हैं। याकूब साहब को भी अंदाज़ा हो गया कि मदर साहब बहुत रिस्क ले रहे हैं, प्रोग्राम बहुत ख़तरनाक है। और वो दोनों जो उसके कज़न और नासिर का भाई था वो भी डर चुके हैं। गाड़ी ने 2 दफ़ा झटका लाया, कैमरामैन डर के अंदर आ गया। अदनान और नासिर पहले से हमारे साथ हैं। मेरे भी ध्यान में आया कि यार बस इनफ है, मकसद इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर ये सारे मेरे साथ ना होते, आज गेस्ट ना होते, तो हम लोग अकेले होते, तो फिर शायद मैं ज़्यादा देर करता, कैमरामैन को मैं संभाल लेता, पढ़ाई करता, क्योंकि इतने लोगों को संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। गेस्ट जब साथ होता है ना, दूसरे यकीन मानिए टेंशन प्रोग्राम से हट के गेस्ट की तरफ होती है कि यार गेस्ट को कुछ ना हो जाए, हमारी जिम्मेदारी है, प्रोग्राम तो है ही है, गेस्ट को कुछ हो गया तो हमें पकड़ा जाएगा। अच्छा मैंने कहा यार ये एक आखिरी कोना रह गया, ये नहीं देखा, इसको एक दफ़ा देखते हैं और उसके बाद यहाँ से चलते हैं। उन्होंने कहा, सबने कहा ठीक है। अब सारे काँप रहे हैं, पढ़ रहे हैं मुसलसल। तो मैं, एक झाड़ी थी बड़ी सी, उसको मैंने क्रॉस किया। झाड़ी को क्रॉस करके जैसे ही आया तो नासिर को मैंने देखा, कुछ उसकी हालत अजीब सी होती जा रही है। तो मुझे कह रहा मेरे ऊपर पड़े, मेरे ऊपर कुछ आ गया है, मेरे ऊपर कुछ आ गया है। यूँ उसने उंगली की है जैसे उसने कुछ देखा, और फिर एकदम से बोला मेरे ऊपर कुछ आ गया है, मेरे ऊपर कुछ आ गया है। मैं समझ गया, क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर था कि जो चीज़ भी है किसी वक्त भी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। और वो लम्हा शायद ऐसा था कि उस पर अटैक हो गया था। जब उसने यूं उंगली की और उसके बाद कहा मेरे ऊपर पड़े, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर कोई आ गया, मेरे ऊपर क्या आ गया, कि मैं समझ गया मामला गड़बड़ हो चुका है। खंडर नुमा वो बिल्डिंग जिसके अंदर हम ये सब कुछ देख चुके थे, जो पहले हो का आलम था, खामोशी खामोशी थी, अब हर तरफ ऐसे लग रहा था जैसे कोई इस अंदाज में बातें कर रहा हो। मुझ समेत सबको ये फील हो रहा था कि इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं और बातें कर रहे हैं। अब शोर है, नज़र कोई नहीं आ रहा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। जो हमने एक दूसरे को उस लम्हे तो नहीं कहा, घर पहुंच के सब ने बैठ के जब बातें करते हैं ना कि क्या हुआ था, क्या महसूस हुआ, सब ने कहा, हमने वो आवाज़ें सुनी थी जैसे मुख्तलिफ इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो नज़र नहीं आ रहे और बातें कर रहे हैं, वो सब ने सुनी थी। लेकिन जिस वक्त उसने कहा मेरे ऊपर पढ़ें, और भी मैंने पढ़ना शुरू ही किया था, जो वो ऐसे खड़ा था वो एकदम से धड़म करके सर के बल ज़मीन पे जाके गिरा। उसको चोट भी लगी थी अच्छी खासी, जो बाद में होश आने पे उसको पता लगा। और जब वो ज़मीन पे गिरा तो उसके बाद वो बेहोश हो गया। और ये एक ऐसा लम्हा था, मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब हमें यहाँ से निकलना है। इसके अंदर जो चीज़ भी आ चुकी है, इसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। और जो हम आवाज़ें सुन रहे हैं इर्द गिर्द, जो अब इतना क्लियर हमें अपना आप महसूस करा सकते हैं, अब ये किसी और को भी टारगेट कर सकते हैं। वो जो अदनान था जिसके ऊपर ब्लड गिरा था, मैंने देखा वो कुछ हौसले में आ चुका है, क्योंकि काफ़ी देर गुजर गई थी, पढ़ता रहा था। लेकिन एक चीज़ उसकी मुझे अच्छी लगी, उस लम्हे में उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मतलब फुल ठीक तो नहीं हुआ, डर तो था, लेकिन इस हद तक था कि वो चीखें मारना नहीं शुरू की। बाकी सारों की कंडीशन ये हो चुकी थी कि चीखें मारे।
जल्दी जल्दी हमने उसको उठाने की कोशिश की तो अंदाज़ा हुआ कि उसका जिस्म जो है वो इस काबिल नहीं कि हम उसको उठा सकें, क्योंकि जब कोई चीज़ अंदर चली जाए तो इंसान का जिस्म इतनी भारी हो जाता है जैसे आप एक इंसान का वज़न 4 से 5 इंसानों जितना हो जाता है। मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि ये अब यहाँ से इसको निकाल के ले जाना बेहतर है, यहीं वो रहा तो काम ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा इसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकालो, गाड़ी तक ले जाओ, मैं इसके ऊपर पढ़ाई करता हूँ और अब निकलने वाली कोशिश करो, क्योंकि अब मेरा भी एक जो सिक्स सेंस है या जो भी एक मेरा रूहानियत का सिलसिला कह रहा है कि आप किसी की भी ज़िंदगी जा सकती है हम में से। हमने उसको सारे जितने भी लोग थे मिल के हमने उठाया, कोई तकरीबन 6 लोग थे हम उसको उठाने वाले, फिर भी हमसे उठाया नहीं जाता। खुदा की कसम जब उसको उठा के हमने गाड़ी में रखा था ना, मुझे सांस चढ़ गई थी। एक 6 लोग थे, सब ने गाड़ी में रख के गिर गए थे हम सारे, ऐसी पोजीशन आ गई थी कि सांस चढ़े हुए थे, वो इतना वजनी हो गया था उस वक्त। काफ़ी देर लगी, मैं उसको पढ़ता रहा और वो एक ऐसा लम्हा था जिसको मैं पढ़ रहा था कि जो कोई भी था एक आवाज़ निकालता था और मैं उसको कहता था चुप, गुस्से में कहता था चुप, मत देखो उस तरफ। वो आगे से सिर्फ एक लाइन थी जो सारे बोल रहे थे, सर वो देखें, और कांप रहे थे, सर वो देखें। वो हर शख्स को अब क्लियर नज़र आने शुरू हो गए थे। वो कहते थे सर वो देखें, सर वो देखें। मैं कहता था चुप, नहीं देखना उस तरफ और कोई आवाज़ ना निकले, इधर ध्यान दो, उधर नहीं देखना। मैं सबको डांट इसलिए रहा था कि ये देखते रहे, और अगर कोई हिम्मत हार गया, हम जंगल में खड़े हैं इस वक्त, मदद भी नहीं आ सकती, फ़ोन नहीं चल रहे थे हमारे, मारे जाएंगे। तो इसलिए मैं सबको डांट रहा था कि वो एक एहतराम तो होता है बॉस का, एक बॉस भी था, दोस्त भी था, तो वो चुप तो कर जा रहे थे लेकिन थोड़ा सा हौसला पकड़ दे। मैंने कहा मैं नहीं हूँ साथ, मैं डांटता इसलिए था कि ज़रा हौसले में है, लेकिन सबको अब मुसलसल नजर आने लगे। यहाँ तक कि मुझे यकूब साहब ने बाजू से पकड़ा और साइड पे लेके कहते हैं मदर साहब निकले। मैं कहा क्या हुआ है? कहता है मैंने भी इनको बड़ी देर से कंट्रोल किया, गाड़ी में 2-3 दफ़ा धक्के लगे हैं। कहते हैं अब मुझे भी नज़र आ रहे हैं। मैं कहा क्या देखा यकूब साहब? फिर मैं इतना पूछा क्या देखा यकूब साहब? कहते वो सामने एक औरत खड़ी है जो इतनी लंबी, अब बाल ही बाल उसके ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा आपने कहाँ पे देखा? कहते उस जगह पे। मैं कहा ठीक है, हमने भी यहाँ पे देखा है। मुझे कहते हैं मदर साहब ये जो आपके गेस्ट पीछे बैठे हुए थे, इन्होंने भी 2-3 दफ़ा चीखें मारी हैं, डरे हुए ये भी हैं, इन्होंने भी देख लिया, क्लियर देखे वहाँ सामने, निकालें इन सबको वरना मारे जाएंगे। कहते हैं मेरी हिम्मत भी जवाब दी। वो डरपोक नहीं था यकूब साहब, एक बंदा था, इबादत गुजार थे, कह रहे हैं हम फौजी बंदे थे, लेकिन कह रहे हैं मेरी भी हिम्मत जवाब दी कि निकलें यहाँ से। मैंने कहा यकूब साहब ये होश में आएगा तो निकलें, इसको गाड़ी में डाल तो लिया लेकिन इसको होश में लाना, अगर बेहोशी की हालत में कोई काम ख़राब ना हो जाए। जो इसके अंदर जो चीज़ है इसको निकालना यहीं पे, ये चीज़ साथ हमारी चली गई, और क्योंकि अब चीज़ है इसके अंदर, मैंने कहा ये चीज़ हमारे साथ घरों तक चलेगी तो फिर हमारे रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ अमूमन आप लोग सवाल पूछते हैं ना कि ये पीछा करती हैं, जी 100% पीछा करती हैं, ऐसे नहीं है कि पीछा नहीं करती, चीज़ें 100% पीछा करती हैं घर तक आपके। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाए, हम अपनी गाड़ी को और अपने आप को दरा गड़ा लगा के इस तरह आएँ कि हमारा पीछा ना करें। मैं उसके ऊपर पढ़ता रहा। अब सब जो इधर उधर देख रहे थे, जिन सबको नज़र आ रहे थे, अब वो उन्होंने मेरे कहने पे इधर उधर देखना छोड़ दिया और उसकी तरफ तवज्जो देते रहे, यहाँ तक कि नासर ने झटका मारा, पूरी गाड़ी इस तरह हिल गई कि सबकी चीखें निकल गई। और ये सब कुछ रिकॉर्डेड है, जिन लोगों ने ये एपिसोड देखा उनको याद आ गया होगा ये सारा कुछ जो मैं आज बता रहा हूँ। तो उसने चीख मारी और गाड़ी पूरी हिल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता उसने नॉर्मल हुआ, चीखें मारता नॉर्मल हुआ। उसको कहा हम लोग इसको कवर किया। वो फिर खौफ ज़्यादा था, उसका जिस्म कांप रहा था। हमने कहा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल करो अपने आप को। उसने अपने आप को खैर बेहतर फील किया काफ़ी हद तक। तो उसके बाद मैंने जब उससे बातें करता रहा, जब उससे पूछा क्या देखा, उसने कहा यहाँ से निकले। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, प्लीज़ यहाँ से निकले नहीं तो वो हो जाएगा। मदर साहब प्लीज़ खुदा का वास्ता निकले। वो बहुत डर चुका था। सारे कहे मदर साहब निकले। मैंने कहा चलो सारे गाड़ी में बैठो और निकले यहाँ से। जब सारे गाड़ी में बैठ गए, वहाँ पे एक शॉट भी होगा जो आप लोगों को याद आ जाएगा कि मैं नीचे कुछ देर के लिए जाके बैठ गया था। सबको मैंने गाड़ी में बिठाया और मैंने अपना सर पकड़ के वहाँ ज़मीन पर बैठ गया था। ये ख़ास उस एपिसोड की निशानी है। तो ये सारे गाड़ी में बैठ के मैंने कहा गेट भी बंद कर लें। इन्होंने गेट बंद कर लिया और मैं नीचे गाड़ी में जाके और नीचे ज़मीन पे बैठ गया। वहाँ पे बैठा मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं देख भी रहा था जो मंज़र मेरी आंखें देख रही थी, और मैं बैठा पढ़ भी रहा था। देख जो रहा था वो मंज़र शायद मैंने उस वक्त नहीं बताया कभी किसी को, आज ये रात बता देता हूँ। कोई जगह नहीं थी जहाँ पर कोई नहीं था। आप यूँ समझ लीजिए मेरे अंदर अभी भी कपकपाहट आ गई। यूँ समझ लीजिए कि जिस तरफ निगाह जाती थी उस तरफ कोई ना कोई मौजूद था। वो जो उमर ने देखा था, एक जिसका सर था और पीछे हड्डियाँ सी थीं, ऐसे बेइंतहा थे, ऐसे सूखी हड्डियों वाले इंसान नहीं थे, क्योंकि वो टेढ़े, उनके जिस्म पीछे अजीब से टेढ़े मेढ़े थे। वो ऐसे बेइंतहा थे। ज़्यादा जो तादाद में थे ये वाले थे जो हर तरफ ऐसे फैले हुए थे। बोने मैंने जो दरख्तों के अंदर देखे थे, आसिम ने देखे थे, वो जो औरत देखी थी, वो जो शुरू में वो देखा था। उसके अलावा
यूँ समझ लीजिए बड़ी बड़ी जो चीज़ें मैंने जो देखा था उस वक्त, जो बड़ी जिसामत वाले जिनको हम देव कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा थे। 3-4 जो थे मैंने देखे थे, जिसके बाद मैं खुद डर गया था और मैंने मुंह अपना छुपा लिया था और पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप उसको गौर से उस चार्ट को देखेंगे दोबारा से चला के उस एपिसोड में, मैं पढ़ते पढ़ते एकदम अपने सर पर पकड़ के और एकदम रोने वाले अंदाज में कहता हूँ, तो उस समय मैं डर गया था, या अल्लाह हमें बचाएं, क्योंकि वो 4-5 देव टाइप जो नज़र आए थे ना, वो मैं भी डर गया था इनसे बच के निकलें कि ये कहीं ज़िंदगी ना चली जाए, क्योंकि 4-5 देव जहाँ पे आ जाएं, वो जो छोटी मखलूक हैं वो तो फिर बहुत पीछे रह जाती हैं। देव तो एक भी काफ़ी होता है, क्योंकि जो देव टाइप देखे थे, एक दरख्त था जहाँ पे उसके ऊपर खून आया था, एक उस साइड पे मुझे नज़र आया था, वो आज भी अच्छी तरीके मंजर याद है, एक उस साइड पे नज़र आया था जो दरख्त ऊपर जा रहा था, एक जो था वो जो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी जहाँ पे हमने उस औरत को देखा था, उस बिल्डिंग के पीछे से था, और वो सबसे बड़ा था जो बहुत फैला हुआ था और ऊपर तक देखते ही जाता था, वहाँ पर था। और 2 उस तरफ थे जहाँ पे क्वार्टर टाइप बने हुए थे, उसके बिल्कुल बैक साइड पर। ये 4 थे जो देखे थे। और अजीब सा मंज़र था, बाखुदा एक ऐसा खौफनाक और ऐसा अजीब सा मंज़र था कि वो आज भी अगर मैं उसको सोचूं तो मैं डर जाता हूं और खौफ आ जाता है। बहरहाल फिर हम वहाँ से निकले, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया, हमने गाड़ी स्टार्ट की, और क्योंकि मैं मकसद ये था कि मैं बैठ के पढ़ लूँ, ये जो चीज़ भी है यहीं तक रहे, हमारे पीछे ना आए। और यही हुआ, मैंने बैठ के वहाँ पे पढ़ा, मैं काफ़ी देर अपने आप को नॉर्मल किया, उसके बाद पढ़ा, गाड़ी पे दायरा खड़ा किया, उसके बाद हम निकले और वहाँ से अल्लाह का नाम लेते हुए, विर्द करते हुए, सारे घबराए हुए थे। वो था तो नासिर ठीक, लेकिन इस हद तक ठीक नहीं था कि बैठ सके, वो लेटा हुआ था, उसको गोद में हमने उठाया हुआ था। गाड़ी चलती रही, याकूब साहब पढ़ते रहे, हम सारे पढ़ते रहे, और उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे हमने उनकी नासिर की गाड़ी खड़ी की थी, वहाँ पे फिर हम बैठे, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई, मतलब एक काफ़ी देर हमने बैठ के गप्पे शप्पे की, तो सारे नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि उन्होंने वापस वहीं से अपने घर जाना था, हमने अपने घर जाना था। हमने कहा क्या फ़ील कर रहे हो? उसने कहा बेहतर है। मैं मुसलसल उसके साथ बात करता रहा, पढ़ता रहा, उसको यही कोशिश करता रहा कि ये नॉर्मल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में इसका प्रॉब्लम हो जाए। मुझे बिल्कुल लगा कि नहीं अब ये बिल्कुल ओके है। मैंने कहा जा सकता हूँ, तो मैंने कहा वरना हम आपको छोड़ के आते हैं अगर आपकी ऐसी हालत नहीं है। उसने कहा नहीं अब मेरी ऐसी हालत हो गई, मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा अब बताओ, बता सकते हो क्या देखा था? तो उसने जो देखा था और जिसकी वजह से वो इस हालत में गया था, उसको मुसलसल एक ही चीज़ जो उसने शुरू में देखी थी वही उसको बार बार नज़र आती रही थी। मैंने कहा क्या देखा? उसने कहा वही जो मैंने शुरू में देखा था और आपको बताया था, वही था जो बार बार मुझे नज़र आ रहा था। हो क्या रहा था? पहले मुझे वहाँ नज़र आया, फिर मुझे वहाँ नज़र आया, फिर मुझे वहाँ नज़र आया। जिस वक्त मैं आपको कहा मेरे ऊपर कुछ आ गया, वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। उस वक्त कह रहा है मैंने चीख मारी और मैं डरा हूँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल फेस के सामने था। उसने जब मुझे देखा और मैंने देखा हूँ बिल्कुल मेरे सामने है, तो उसी लम्हे वो फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि जब जिस वक्त उसको मैंने अपने फेस के सामने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो मैंने कहा अब क्या कंडीशन है? उसने कहा जी अब मैं बेहतर हूँ और अब मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं अब जा सकता हूँ अपने घर, क्योंकि वो काफ़ी देर लगी थी उसको नॉर्मल करने में, पढ़ाई करने में। लेकिन जब मैंने देखा बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, तो मैंने कहा ठीक है अब आप जाएँ, क्योंकि आप इस कंडीशन में हैं कि अब अपने घर जा सकते हैं। फिर हम भी अपने अपने घरों को पहुँचे, तो बाकी टीम भी काफ़ी खौफदार रही। इस तरह की जो सिचुएशन और इस तरह की लोकेशन पे जब हम जाते थे तो हमें भी एक हफ़्ता लगता था अपने आप को नॉर्मल करने में, इतनी जल्दी हम नॉर्मल नहीं होते थे। लेकिन ये ज़िंदगी में याद रहा, कभी हम भूले नहीं। आज भी ये वाक़या याद करते हैं तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत सारे लोगों ने ये वाला प्रोग्राम देखा होगा, उनको याद भी आ गया होगा, तो इस प्रोग्राम का लिंक मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। मेरी ख्वाहिश होगी इसको मैं नीचे डाल दूँगा, और इसको जो लोग देखना चाहेंगे ताकि इस प्रोग्राम को वो लोग भी देख सकें जो मेरी ज़िंदगी से जुड़े ये वाक़या जो आज मैंने आपको सुनाया। आप लोग भी अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं, भेजी भी हैं बहुत से लोगों ने, इंशाल्लाह उनको भी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और जो मज़ीद भेजना चाहते हैं भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को भी ऑफ कैमरा स्टोरी में ज़रूर शामिल करूँगा। सो आज की एपिसोड से मदर मलिक आपसे चाहता है इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।